नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं आपका ईवीएस का जो प्रीवियस ईयर चल रहा, तो वो आज का रहेगा आपका 29 दिसंबर। क्या है? 29 दिसंबर रहेगा। ठीक है, तो याद रखना ये कब का है आज का पेपर? 29 दिसंबर का है आपका, ईवीएस का रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका 29 दिसंबर। दिसंबर 2000 जो आपका कितना हुआ था, 2022 में हुआ था। ठीक है, उसका पेपर है ये सीटेट ऑनलाइन में जो ईवीएस का रहेगा। और आपको बताया गया था इसके बाद रामबाण पीडीएफ के बारे में 49 रुपए में अभी ऑफर था आपके पास। तो अब याद रखना, जिसने भी वीडियो परचेस कर ली है उसको वीडियोज वगैरह इसके मिल जाएंगे। ठीक है, कहां पर? ऐप पर आपको इसके सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। जिनने भी परचेस किया है वो देख सकते हैं, उसमें वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं और कुछ बचे हैं तो वो भी बहुत जल्दी से अपलोड हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो, ये आपके 15 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। 800 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी मैं खुद समझाऊंगा आपको डिटेल के साथ। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चनों पर। ठीक है, तो ये क्या है आपका? तो अभी बताया है 29 दिसंबर का पेपर है। कब का है? 29 दिसंबर आपका 29 दिसंबर 2022 को जो सीटेट ऑनलाइन पेपर हुआ था उसका है। 30 क्वेश्चन रहेंगे, 15 आपका कंटेंट रहेगा, 15 आपकी पेडागोजी रहेगी। ठीक है, तो जी आपको इतना पता होना चाहिए। चलो इसके आंसर भी आपको साथ देते चलना है। आपको बताना आपके 30 में से कितने नंबर आए हैं। देखो, हमारे देश में एक ऐसा नृत्य राज्य है जहां के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्योहार मनाते हैं, सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ तक कि विशेष चिराव नृत्य, कौन सा है? चिराव नृत्य फेमस है, भारत का सबसे पुराना नृत्य है ये। ठीक है, चिराव नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों को जोड़ी में आमने सामने बिठालते हैं और ढोल की तार पर लोग बांस की डंडियों से जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं आमने सामने तो नाचते हैं। यह कौन सा राज्य है बता जहां पर चिराव नृत्य होता है? ये प्राचीन नृत्य है। तो बताओगे कोई? बिल्कुल सही बोला, ये है इसका ए आंसर होगा। क्या होगा? मिजोरम है। ठीक है, और याद रखना झारखंड में सरहुल नृत्य, सरहुल नृत्य है यहाँ का, झारखंड का फेमस। और ये असम का कौन सा है? तो ये बिहू नृत्य है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ी का क्या है? गाड़ी नृत्य। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, बिल्कुल सही, तुम लोगों ने सही लगाया भी होगा शायद। चलो इसका बताएं। खिजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल सही है, ये तो सही है आपका। राजस्थान का जो खिजड़ी गांव है इसी के नाम पर, वहां पर ये खिजड़ी गांव है, वहां पर मिलता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? इसे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पानी की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही है, ये कम पानी में हो जाता है। इसकी छाल दवाई के बनाने में काम आती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद इसके तनों में पानी एकत्रित होता है, ये नहीं होता, एक गलत है, क्योंकि ये किसमें होता है? रेगिस्तानी ओक में होता है पानी। रेगिस्तानी ओक जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है उसमें होता है एकत्रित। यह वृक्ष छायादार नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि छायादार होता है। तो सही क्या है आपका? ए बी और सी होगा, ए बी सी, तो पहला ही सही है। इसके अलावा याद रखना ये राजकीय वृक्ष भी है। कहाँ का है? राजकीय वृक्ष भी है खिजड़ी। ये कहाँ का है? खिजड़ी। तो ये है आपका, ये राजस्थान का है। ठीक है, इसके अलावा बिश्नोई आंदोलन का नाम सुना होगा। बिश्नोई आंदोलन ये कब हुआ था? ये राजस्थान में हुआ था। बिश्नोई समाज ने 1730 में किया था इसको बचाने के लिए, क्योंकि ये लोग क्या है, इसको देवी देवता मानते हैं, इसको खिजड़ी को। ठीक है, तो इसके अलावा ये भी आपको याद रखना। चलो इसका हो गया एबीसी। निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। तो आपको पता है पेट्रोल जब निकलता है, ठीक है, तो पेट्रोल कौन सी विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो ये होती है आपकी प्रभाजी आसमान विधि। कौन सी? प्रभाजी आसमान विधि। ठीक है, तो इसमें क्या सबसे पहले एलपीजी गैस निकलती है, फिर आपका पेट्रोल वगैरह हो गया। ठीक है, उसके बाद डीजल वगैरह निकलता है। ठीक है, इसके बाद केरोसिन भी निकलता है इसी विधि से, जहां से पेट्रोल निकलता है, और यहीं से फिर मोम वगैरह भी निकलता है। ठीक है, तो ये प्रभाजी आसमान से निकलता है। 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनना है जो निकलता है। तो ये है आपका कौन सा है? बता। मोम, कोल्ता और ग्रीस होता है, पेंट, प्लास्टिक, और तो क्या होगा इसका आंसर? सही बताओ इसका आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है आप लोगों ने। क्या बोला है इसका आंसर?
चलो इसका आंसर नहीं बोला क्या, बिल्कुल सही है। तो याद रखना इसमें क्या सही, 3 है। मोम निकलता है, कोल तार और ग्रीस, ठीक है, एक कोल तार और ग्रीस वगैरह, मोम हो गया, ग्रीस हो गया, कोल तार, ये सब निकलते हैं। इसके अलावा जे भी है आपके, ठीक है। तो 3 है। प्लास्टिक तो निकलता नहीं है, एथेनॉल भी नहीं निकलता है, ये गलत होगा। मेथेन भी नहीं निकलता है, केरोसिन और डीजल निकलता है लेकिन मीथेन नहीं निकलता, ठीक है। मोम, कोल तार और ग्रीस, क्या होगा इसका, ये आंसर होगा। चलो ये देता हूं, इसका आंसर बताओ। देखो किसी एडवोकेट का घर क्या है, एक्स पर है, मतलब एक घर है उसका, एक्स पर घर है, ठीक है, और बाई पर रिश्ते थे, कोर्ट है बाई पर, बाई पर क्या है, कोर्ट, जहां उसको जाना है, कोर्ट है बाई पर, ठीक है। अब उसने बोला सीधी रास्ता नहीं है, मतलब उसको जाने के लिए तो पता है एडवोकेट पहले ए पर पहुंचता है, जो एक्स के ठीक कहां है, पूरब में, तो यहां पर पहुंचता है ए, ये कहां पर है, पूरब दिशा होती है इस तरफ, ठीक है, और 100 मीटर जाता है, कितना, 100 मीटर की दूरी पर, फिर वह बी पर जाता है जो ठीक दक्षिण में है, ए के दक्षिण में है बी, कितना जाता है, 500 मीटर। चलो ये 500 मीटर हो गया, ठीक है। उसके अलावा क्या करता है, फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 50 मीटर है, 50 से सी, तो यहां पर जाता है पश्चिम में 50 मीटर, सी पर जाता है। अंत में वह बाई पर कोर्ट पर पहुंचता है जो ठीक 60 मीटर है, कितना है, तो ये है उत्तर में 60 मीटर, यहां कोर्ट आ गया, ठीक है, तो यहां पर है। चलो इतना हो गया। अब आपको बताना है सीखे, अब कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट की घर थी, कोर्ट के सापेक्ष, कोर्ट यहां पर है और घर की दिशा बताना है, ठीक है। तो ये है घर, तो ये क्या होगा, उत्तर हो जाएगा और ये हो जाएगा पश्चिम। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही बता रहे तुम लोग, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर बताओ, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि उसने बोला है कोर्ट के सापेक्ष, कोर्ट यहां पर है और घर ये है, तो ये क्या आएगा, उत्तर पश्चिम में, आपका बी ऑप्शन होगा सही, क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्या आएगा सही, बी ऑप्शन सही होगा। चलो इसके बाद बताओ नेक्स्ट, चलो ये थोड़ा बाद में करेंगे अपन। देखो निम्नलिखित में से कौन सा गंगा जल का स्वच्छ करने के लिए परियोजना मिशन है, तो आपको पता है गंगा संरक्षण, गंगा संरक्षण योजना बनाने के लिए, ठीक है, प्रदूषण को बचाने के लिए क्या चलाया था, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। याद रखना गंगा एक्शन प्लान, बी होगा, सी होगा, नमामि गंगा यमुना एक्शन प्लान। तो एक बार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा एक्शन प्लान 1985 में गंगा को स्वच्छ करने के लिए चलाया गया था इसमें, और एक आंदोलन भी हुआ था 1985 में, ठीक है, और आंदोलन वगैरह भी हुआ था, ठीक है। इसी आंदोलन से जुड़ी है कौन सी है, इनका नाम मेधा पाटकर, गंगा बचाओ आंदोलन से, ठीक है। और याद रखना गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी है, हमारी क्या है, गंगा राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। कोई बताएगा कब घोषित किया गया था, 2008 में। और गंगा नदी में एक बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है जो इसके पानी को क्या करता है, स्वतः स्वच्छ रखता है, स्वतः मतलब शुद्ध रखता है गंगा जल, देखा होगा सड़ता नहीं है बहुत, तो उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। चलो इतना आगे समझो, चलो इसका आंसर बताओ। भोजन के निम्नलिखित समूह में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें प्रोटीन समृद्ध होते हैं। तो इनमें से कौन सा है जिसमें प्रोटीन सबसे यहां पाया जाता है, अंडे दाले, बाद मछली हो गया, बादाम, मक्का, दूध, मक्का में तो ये आपका वो होता है कार्बोहाइड्रेट वगैरह, संतरा, ये मक्खन, अंडे, दूध, चावल में तो वसा होता है, तो क्या होता है, अंडे, दालें और मछली, इनमें सबसे यहाँ प्रोटीन होता है। और सोयाबीन में क्या होता है, सबसे यहाँ प्रोटीन, याद रखना सोयाबीन में सबसे यहाँ प्रोटीन पाया जाता है 43%, ठीक है। और प्रोटीन की कमी से, याद रखना प्रोटीन की कमी से कौन सी रोग हो जाते हैं, प्रोटीन की खोज किसने की थी, वर्जिलियस ने, वर्जिलियस ने, ठीक है। इसकी कमी से याद रखना क्या, कौन सा रोग हो जाता है आपको, मरासमस, ये बच्चों में हो जाता है, और क्वासियोरकर, इसमें पेट वगैरह फूल जाते हैं, क्वासियोरकर, ठीक है। ये दो रोग हो जाते हैं प्रोटीन के, मरासमस और क्वासियोरकर। तो इसका आंसर होगा ए होगा, ठीक है। क्या होगा, ए होगा। चलो नेक्स्ट बताएं।
निम्नलिखित में से वह विकल्प चुनिए जो हमारे देश को एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त। आपको बताया भारत में कितने राज्य हैं, कोई बताएगा कमेंट में? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब आपको बताना है क्या मिलकर बना है जो एक राज्य हो और एक केंद्र शासित प्रदेश हो। तो जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसने बोला एक राज्य होना चाहिए एक केंद्र शासित। मिजोरम और झारखंड दोनों राज्य हैं, बिहार नागालैंड दोनों राज्य हैं। तो सही क्या है? अरुणाचल प्रदेश तो राज्य है और पुडुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ये होगा आपका ए आंसर, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। चलो इतना आ गया समझ में। चलो इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से उस राज्यों के उस समूह को चुनिए जिसमें समुद्र तट है, मतलब समुद्र बंगाल की खाड़ी पर है। तो आपको हमने बताया था कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। एक तो पूछता है आपका बंगाल की खाड़ी की ओर स्थित, ठीक है, और एक पूछेगा आपका अरब सागर में। एक कहां रहता है आपका? अरब सागर में। एक बंगाल की खाड़ी में है आपका, एक अरब सागर में है। तो देखो यहां पर कौन कौन सा है? तो एक गुजरात हो गया आपका, ये आपका अरब सागर में है। इसके बाद हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद हो गया गोवा और ये केरल हो गया, ठीक है। तो ये कहां पर है आपका? ये तो है आपका कहां पर? ये अरब सागर में है। और यहां पर है तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और इसके बाद उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल। जी कहां है आपका? जी है बंगाल की खाड़ी में। तो आपको बताना बंगाल की खाड़ी में कौन सा है। देखो तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा और तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक ये गलत होगा क्योंकि ये अरब सागर में है। ये गुजरात भी अरब सागर में है और ये क्या है? महाराष्ट्र भी अरब सागर में है। तो सही आंसर होगा क्या? ये वाला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, और तमिलनाडु। को 9 राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं, ठीक है। कितने हैं? 9 राज्य। चलो इतना आ गया समझो। तो ये होगा आपका ए आंसर। तो आपको मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य बताना है। तो आपको देखो ये भारत का मैप है, ठीक है। चलो ये भारत का, तो एमपी यहां पर है। तो एमपी से लगे हुए कौन से हैं? यूपी हो गया आपका राजस्थान हो गया, ठीक है, ये एमपी बीच में है। इसके बाद हो गया गुजरात हो गया, ठीक है, और ये महाराष्ट्र हो गया, और ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, सीजी। तो ये 5 राज्य जो लगे हुए हैं। तो सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? देखो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यही है आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और इसके अलावा राजस्थान हो गया और आपका गुजरात हो गया। इसके बाद बिहार नहीं लगता है, ये गलत हो जाएगा। और इसके बाद राजस्थान और पश्चिम बंगाल नहीं लगता है, ये भी गलत हो जाएगा। गुजरात, पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? ये होगा। चलो इतना आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट बताएं, इसका बताएं। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित हैं? मतलब इनमें से कौन से रोग हैं जो मच्छरों द्वारा फैलते हैं? कोई बताएगा? इनमें से कौन सा जो है मच्छरों द्वारा फैलते हैं? तो बताओ इसका आंसर सही क्या होगा। देखो इसमें से हमें मच्छरों द्वारा फैलने वाले 3 रोग हैं, समझना ध्यान से। बड़ा आंसर निमोनिया, डेंगू, खसरा या मलेरिया। तो कौन कौन से हैं? देखो तो क्या क्या होगा पहले समझ लो। तो मच्छरों द्वारा 3 रोग फैलते हैं, मच्छर, ठीक है। एक तो होगा मलेरिया, ठीक है, और एक हो गया आपका क्या? डेंगू, और ये हो गया आपका क्या होता है? एक होता है आपका चिकनगुनिया, ठीक है। ये 3 रोग हैं जो मच्छरों द्वारा। ये मलेरिया किससे फूटता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन सा है? तो यह है प्लाज्मोडियम, ठीक है। ठंडा और कपकपी छूटती है इसमें, ठीक है। इसका जो वाहक है वो क्या है? मादा एनफ्लीज, मादा मच्छर है एनफ्लीज, ठीक है। ये याद रखना। डेंगू जो है किससे होता है? अरबोवायरस से, अरबोवायरस से याद रखना, ठीक है। इसका वाहक होता है मादा एडीज, ठीक है। और चिकनगुनिया भी किससे होता है? वायरस से, ठीक है। तो क्या होगा इसका? देखो डेंगू आ जाएगा और मलेरिया। तो ये होगा आपका क्या? बी और डी होगा आंसर। क्या होगा? बी और डी, सी ऑप्शन होगा। इसके अलावा आपको याद रखना निमोनिया होता है आपका इससे, जीवाणु से, है ना। चलो इतना आ गया समझ में। जी आपको याद रखना 11वां क्या होगा इसका आंसर? सी आंसर होगा। इसके अलावा ये भी आपको याद रखना।
किसी परितंत्र में निहित है। बताओ परितंत्र में क्या होता है? एक छेद के अपघटक और भौतिक कारक, बताओ इसका। चलो यहां देखो, अब क्या होता है, 3-4 अवधारणा होती हैं। एक तो होता है परिस्थितिकी तंत्र, एक होता है परिस्थितिकी, एक होता है परिस्थितिकी तंत्र, और एक होता है आपका क्या, परिस्थिति पिरामिड। तीनों धारणा समझना ध्यान से, परिस्थिति पिरामिड, ठीक है, ये 3 अवधारणा होती हैं। अब ये होता क्या, देखो परिस्थिति इकोलॉजी क्या होता है, जीव जंतुओं व अजीव, मतलब भौतिक कारक और जैविक कारक, जैसे पेड़ पौधों के बारे में, जानवर हो गया आपका भैंसे, और इसके बाद कंकड़ पत्थर, उनका संबंध बताना, अध्ययन करना, वो होता है परिस्थिति। इसकी खोज की थी किसने, अर्नस्ट हैकेल ने, अर्नस्ट हैकेल ने। ये कौन सा किसने दिया था, अर्नस्ट हैकेल। परितंत्र क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र के जीवित, मतलब किसी एक क्षेत्र के जीवित प्राणी और भौतिक कारकों के बीच क्या करना, संबंध बताना, उसको बोलते परितंत्र। जैसे हमने बोला तालाब में, तो तालाब में आपकी घास फूस होती हैं, उनको खाने वाली मछली होती हैं, और कंकड़ पत्थर होते हैं, ठीक है। और ये अवधारणा दी थी आपका कृष्ण एजी टांसले, कौन थे, एजी टांसले ने, ठीक है, ये याद रखना। एक होता पिरामिड, तो पिरामिड के माध्यम से जीवों और अजीवों का संबंध, अजैविक वस्तुओं का संबंध बताना, वो होता आपका परिस्थिति पिरामिड। इसको चार्ल्स शेल्टन ने दिया था, किसने, चार्ल्स शेल्टन ने, ठीक है। तो ये तीनों अवधारणा याद रखना। तो एक क्षेत्र के जीवित प्राणी और भौतिक कारकों के बीच क्या करना, अध्ययन बताना, इसी को बोलते परितंत्र, इकोलॉजी सिस्टम, ठीक है। तो इतना सारा आपको याद रखना, इसका होगा सी आंसर। चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर क्या होगा बताओ। राज्य और नृत्य के सही योग का चुनाव कीजिए, मतलब एक राज्य और नृत्य एक है जो सही है, और सारे क्या है, भैया। चलो देखो, चुनाव करना, सही से चुनाव करना है आपको, ठीक है। कर्नाटक का क्या है, कथक, तो ये गलत है, क्योंकि कर्नाटक का है यक्षगान, ये गलत हो जाएगा। क्या है, यक्षगान है कर्नाटक का। तमिलनाडु के लावड़ी, तो ये गलत होगा, क्योंकि लावड़ी कहां का है, महाराष्ट्र का, ठीक है। और ये कथक कहां का है, ये कथक है आपका केरल का, उत्तर यूपी का। और ये कर्नाटक का यक्षगान हो गया, तमिलनाडु का है आपका कौन सा, भरतनाट्यम, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। असम का भुइया, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, तो ये असम का बिहू है, भुइया नहीं है, क्या है, बिहू है, ये गलत है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का याद रखना, ये क्या है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, आपका जी क्या है, ऑप्शन सही है, ठीक है। क्या है, आंध्र प्रदेश का है आपका कुचिपुड़ी है, ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। इतना आगे समझे। और भुइया याद रखना, ठीक है। और जी हो गया, भुइया कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। तो जी सही ऑप्शन कौन सा है इसमें, आंध्र प्रदेश का क्या है, कुचिपुड़ी, ठीक है। चलो इतना आगे समझ में। चलो इसके बाद बता नेक्स्ट। देखो पौधागर गैस कौन सी है, पौधागर मतलब होता है ग्रीन हाउस गैस, तो कोई बताएगा कौन सी है, ग्रीन हाउस, और किसी को बोलते पौधागर। तो देखो क्या होता है, तो ये वायु, ये आपकी पृथ्वी है, और ये सूरज से, तो इससे क्या होता है, एक यहाँ पर एक ग्रीन हाउस गैसों का आवरण पाया जाता है, जिससे क्या होता है, जो प्रकाश होता है वो बाहर नहीं जाता, उनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसें। इसमें आपका CH4 आता है, CFC आता है, CO2 आता है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, जल वाष्प होता है, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका, इसके बाद कौन सा है आपका N2O, तो ये सभी होती हैं ग्रीन हाउस गैसें। और O3 होता है ओजोन, तो ये होती हैं ग्रीन हाउस गैसें। इसकी संकल्पना दी थी 1824 में जोसेफ फोरियर ने, किसकी, जोसेफ फोरियर, इन्हें कॉन्सेप्ट दिया था 1824 ग्रीन हाउस गैस का। देखो CO2 होती है, NO2 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ CH4, तो J भी होगा J, लेकिन N2 आपका क्या नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा, ठीक है। तो J आपको क्या बताना है, इसका आंसर होगा B, ठीक है। इसके अलावा J भी आपको याद रखना है। चलो इतना आगे समझो। इसके अलावा देखो ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक सम्मेलन हुआ था, तो आप बताएं हस्ताक्षर किए हैं, जिसे कहा जाता है, तो ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के नीचे भाग में अंटार्कटिका, क्या है, अंटार्कटिका,
महाद्वीप है, ठीक है, और ये सूरज है। तो याद रखना सूरज से कौन सी यहां से आती है, कौन सी परावैंगनी अल्ट्रा वायोलेट किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें, ठीक ना, इनको बोलते परावैंगनी किरणें। ये आती हैं परावैंगनी किरणें आती हैं कहां से, सूर्य से, और ये क्या करती हैं, तो ओजोन परत है यहाँ कहाँ पाई जाती है, समता मंडल में। कौन सी ओजोन परत, समता मंडल में पाई जाती है। तो ये गैसें जो रहती हैं यहाँ से पृथ्वी से जाती हैं, ठीक है, जैसे CFC ये गैस जाती है जो, ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर वगैरह से, तो इसको पतला कर देती है, जिससे ये जो अल्ट्रा परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी और ये हमें क्या करेंगी, त्वचीय कैंसर वगैरह कर देती है। और इसको पहली बार 6/1985 में अंटार्कटिका में देखा गया था। इसी से संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था, ये बोलते मॉन्ट्रियल सल्लेख। ये कहां पर हुआ था, कोई बताएगा? ये हुआ था आपका कनाडा में हुआ था, ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल याद रखना जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। तो ये आपको याद रखना, ये हुआ था 1997 में, ठीक है, ये आपका 87 में हुआ था। चलो इतना आ गया, तो इसका होगा बी होगा आंसर, क्या होगा, चलो ये आपको टेस्ट सीरीज वगैरह बताया था आपको, ठीक है, ये आपको 30 टेस्ट आपको सिर्फ 99 रुपए में मिल रहा है, 20 टेस्ट किस के 99। इसको लगाकर आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना विशेषता। देखो ईवीएस के नैदानिक परीक्षण की शिक्षण की सहायक करेंगे। ईवीएस में नैदानिक परीक्षण, नैदानिक मतलब जो बच्चों में कमियां हैं उनको दूर करना है। तो बताओ इनमें से कौन सी सहायता करेंगे, विद्यार्थियों को भागफल ज्ञात करने में नैदानिक परीक्षण, ठीक है। आपको नैदानिक क्यों करेंगे, सामने की गई समस्याओं का आकलन करने में, शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में, या ईवीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेंगे यह ज्ञात करने में। तो सही आंसर बताओ क्या होगा इसका। नैदानिक जो परीक्षण करते हैं ना अपन बाद में जब टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो कौन सा उपाय सबसे बेस्ट रहेगा, कोई बताएगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तुम लोग क्या बता रहे हैं, सी बता रहा है, बिल्कुल सही है। तो सी होगा आपका आंसर, क्या होगा, तो देखो BOD। तो ईवीएस के विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, तभी तो आप नैदानिक परीक्षण करोगे जब आप उनका आकलन करोगे क्या समस्या है कहां पर, ठीक है। और अधिगम की गति का आकलन करने में नहीं होता है, विद्यार्थियों ने कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में, कि मतलब आगे बच्चा कितना कर सकता है। अगर आपको लगता है कि इसकी बुद्धि तेज है तो आप बताओगे बेस्ट करेगा। तो BOD होगा सही आंसर, क्या होगा, BOD, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर आकलन संबंधित है, प्राथमिक मतलब 1 से 5 तक आप आकलन करते हैं ना बच्चों का, आप कोई टेस्ट वगैरह लेते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो सम्मिलित करता है किनको, शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, शिक्षण की कमियों को, शिक्षण की में कमियों को पहचानने में, बिल्कुल सही है। तो ए आपका बी हो जाएगा, और जे भी सही होगा आपका ए। विद्यार्थियों में अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में कि कितने देर से सीख रहे बच्चे, ठीक है, मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में नहीं होता है। तो क्या होगा इसका सही, ABD, ए और बी और डी आंसर होगा, क्या होगा इसका बी होगा, क्योंकि मासिक कार्ड बनाना नहीं होता उद्देश्य आपका, और ना तो ये होता है कि आप क्या करो, ये होगा कमियों को जानना होता है और संदर्भों को प्रतिपुष्टि करना होता है, अंतराल को ज्ञात करना कि कितना अधिगम में सीखने में बच्चा समय ले रहा है, ठीक है, उसके लिए होता है आकलन। चलो इतना आ गया समझ। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपेक्षित प्रणाली है, देखो एक तो होती है प्रक्षेपित प्रणाली और एक होती है अपेक्षेपित। विक्षेपित प्रणाली वह होती है जिसमें सामग्री, जिसमें बच्चे को सिखाने के लिए किसी यंत्र की जरूरत पड़े, यंत्रों वगैरह की जरूरत पड़ती है अपन को। अपेक्षेपित वो होती है जिसमें यंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे इसमें आपका आ जाएगा क्या, फिल्म स्क्रिप्ट आ जाएगा, एडी स्क्रोप हो जाएगा, स्लाइड वगैरह हो गया, दूरदर्शन हो गया, ठीक है, टीवी वगैरह, इनमें क्या होती है, यंत्रों की चाहिए पड़ती है सहायता। तो ये होती है प्रक्षेपित प्रणाली। क्या होती है, प्रक्षेपित। लेकिन आपका चार्ट क्या होता है, इसमें ना तो कोई यंत्र चाहिए होता, अपेक्षित सामग्री प्रणाली है, ठीक है। कैसी है, अपेक्षित। चार्ट हो गया आपका, बोर्ड वगैरह रहता है ना, लिखते अपन से, चौक वगैरह हो गया, डस्टर वगैरह हो गया, तो इनमें यंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कैसी प्रणाली होती है, अपेक्षित, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम। तो इसका आंसर होगा क्या, इसका सही आंसर होगा आपका ए होगा, क्या होगा,
क्योंकि इसमें ना तो कोई यंत्र वगैरह चाहिए। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? देखो, श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्माण का आयोजन किया। मतलब जो रोहन है, इसने एक विषय है जल का संरक्षण तुम्हें समझाना है, तो उसने एक नाटक लिया, नाटक में उसने भूमिका निभाई कि कैसे करेंगे। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका को आयोजित करने का क्या उद्देश्य था, कोई बताएगा? इसका उद्देश्य क्या था कि उन्होंने उससे ऐसी की, तो वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है, हो सकता है, या विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना। तो ये तो इतना कारगर सिद्ध नहीं होगा ये ऑप्शन। भूमिका निर्माण द्वारा विद्यार्थियों के विश्वास स्तर को ऊपर उठाना भी नहीं होगा। वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? तो वह विद्यार्थियों के भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है कि बच्चे देखो कितना जरूरी जल है, क्योंकि आगे हमारी जो पीढ़ियां आएंगी उनको पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि 1% पानी है जो शुद्ध है, और तो 97.5 तो आपका कहां पर है? महासागरों में। अगर 1% भी नहीं बचाओगे तो फिर कहां से लाओगे पानी? इसलिए क्या है, उसने ऐसा इसलिए किया था। ठीक है, इससे बच्चे क्या है आसानी से समझेंगे। इतना आ गया समझ में? चलो बिल्कुल शानदार। चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर क्या होगा? देखो, ईबीएस की पाठ चर्चा की रूपरेखा बनाई गई है, तो मतलब जो ईबीएस की पाठ चर्चा है, जो सिलेबस है वो कैसे बनाया गया है बताओ? सिलेबस किस टाइप से फ्रेम किया गया है? अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के समकालिक परिप्रेक्ष्य में, या अधिगम के अनुवांछित हो सकता है, लेकिन सही है अधिगम के क्या है? सामाजिक और रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में, कि मतलब समाज को ध्यान में रखा गया है, समाज में पेड़ पौधों की समस्याओं के बारे में, और रचनात्मक मतलब बच्चों को सोचने के पर जोर भी दिया गया है। तो दोनों है, आपका सामाजिक होगा और रचनावाद होगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका? डी आंसर होगा। चलो इतना आगे समझो। आप देखो इसके बाद क्या है, जल के विषय में एक इकाई पढ़ाते समय एक कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बनाते हैं, शिक्षक प्रयास करते। मतलब जल के विषय में एक इकाई पढ़ाते समय कोई जल का पाठ है, उसमें बच्चों को पढ़ा रही मैडम, तो उन्होंने सोचा ऐसा करो, अपन 4 की कक्षा के विद्यार्थी हैं, अपन बच्चों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजना है, कि जाओ आप अपने गांव में जाओ, बगल वाले के देखना आपको कितना शुद्ध जल है वहां पर, कितना पीने के लिए है या नहीं है। तो शिक्षक किसका प्रयास कर रही है बताओ? कौन सा तरीका अपनाना चाहती है? विभिन्न क्षेत्रों में जल सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करने की, तो ये नहीं होगा। सामाजिक पहलुओं को पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने की, हो सकता है। छात्रों की सहायता करने में, जिससे कि पड़ोस की जल संबंधी समस्याओं के बारे में सीखें, तो ये उतना नहीं होगा। को कम करने के लिए स्वयं के बोझ को, तो सही क्या है आपका? बी आंसर होगा करेक्ट। सामाजिक पहलुओं को पर्यावरणीय के साथ क्या करना चाहती है? पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करना चाहती है, कि समाज हमारा क्या है? जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, जैसे जल वगैरह है, अगर तुम स्वच्छ जल नहीं मिलेगा तो तुम पियोगे क्या? उससे बीमार हो जाओगे, तो इसलिए वो ऐसा करना चाहती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी होगा, एकदम शानदार। ठीक है, बी आंसर एकदम करेक्ट होगा। देखो, कक्षा में ईबीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके बचना चाहिए? मतलब कक्षा में ईबीएस विषयों का संपादन कर रहे हैं, मतलब जो टीचर है वो क्या कर रहा है? पर्यावरण को पढ़ा रहा है, तो उसको कौन सा तरीका नहीं अपनाना चाहिए, बचना चाहिए? तो देखो, प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से, भूमिका निभाने से तो अपनाना चाहिए। कठपुतलियों का उपयोग करना है, जो रहती ना वो समझाते हैं, समूह कार्य भी करवाना चाहिए, लेकिन ये गलत होगा। विद्यार्थी अगर प्रश्न पूछ रहा है तो उनको हतोत्साहित नहीं करना है। क्या नहीं करना? हतोत्साहित। कि बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर ऐसा क्यों होता है, या पेड़ पौधे सांस लेते हैं और टीचर ने उनको डांट दिया, हतोत्साहित कर दिया, तो ये गलत होगा। इससे बच्चा क्या होगा? डिमोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिमोटिवेट हो जाएगा। चलो इतना आ गया समझ में। इसके बाद देखो नेक्स्ट, आप देखो निम्नलिखित में से कौन सा विषय उपविषय नीचे दिए, आपको पता है पर्यावरण की कितनी थीम है? कोई बताएगा? पर्यावरण की 6 थीम हैं और 4 उप थीम है। ये वही थीम और 4 उप थीम है।
तो कोई बताएगा 6 कौन कौन सी है। देखो एक तो हो गया परिवार एवं मित्र, ये क्वेश्चन आएगा समझ लेना, इनको नोट कर लेना। परिवार एवं मित्र हो गया, इसके बाद हो गया भोजन, क्रम से है, उसके बाद जल, जल हो गया, उसके बाद यात्रा के बारे में है, जल हो गया, सॉरी जल से हो गया आपका आवास, आवास के बाद हो गया यात्रा, और छठवां है हम चीजें कैसे बनाते हैं, हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो ये 6 थीम हैं। और परिवार के इसमें आती हैं काम एवं खेल, काम एवं खेल, ठीक है, और दूसरा पौधे हो गए, और जानवर, तीसरी है जानवर। एक और आपको बताना है, 4 होते उपथीम, तो 4 में ही बताना आपको क्या बची है, तो ये है। तो आप बताओ इस कौन सी थीम के बारे में और व्यवसाय के बारे में समझा। उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोने के आघात का भी, मतलब क्या आपदा वगैरह आती है, जैसे भूकंप वगैरह आता है तो उस समय पूरे नष्ट हो जाते हैं उनके आवास वगैरह, उनके घर वगैरह क्या हो गया, खो गए। तो कौन सा बताओ, कौन सा विषय या उपविषय के बारे में बताया गया। यात्रा नहीं होगा, कार्य खेल भी नहीं आएगा आपका, पानी नहीं आएगा, क्या आएगा, इसका मतलब है आश्रय या आवास के बारे में समझा रहा है वो। कौन सी थीम के बारे में, आवास के। तो इसका सही आंसर होगा बी होगा, क्या होगा, बी आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताएं। ईबीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। बताओ ईबीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के लिए कौन सी सबसे अच्छी उपयोग हो सकती है। तो कि पानी कितना हम बर्बाद करते हैं, देखा होगा फालतू में हम नहाते एक बाल्टी से, मतलब नहा लगे एक से तो 2-3 बाल्टी क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। तो कौन सी हो सकती है, साक्षात्कार नहीं होगा, प्रयोग चर्चा, सबसे अच्छा होगा सर्वेक्षण करवाना है बच्चों को, फिर उस पर सर्वेक्षण करवाना है कि बताओ कि कौन कैसे नष्ट होता है, उस पर चर्चा करनी है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, बी होगा, ठीक है। विद्यार्थियों की पर्यावरण की समझ मतलब विद्यार्थियों में पर्यावरण के संबंध में क्या समझ विकसित करने के लिए कौन सा अनुभव अत्यंत आवश्यक होगा। अमूर्त अनुभव नहीं होगा बच्चों को समझ विकसित करने के लिए, क्योंकि बच्चे मूर्त रूप में सीखते हैं। वैश्विक से अनुभव ज्ञात करना, पहले तुम विश्व स्तर से फिर गांव में, तो ये गलत, क्योंकि तुम्हें स्थानीय लेवल से पढ़ा के वैश्विक लेवल तक जाना है, और ये तुम्हें मूर्त चिंतन करवाना है, मूर्त, ये अमूर्त नहीं होगा। समावेशी अनुभव नहीं करवाना है एक साथ, तो क्या होगा, प्रासंगिक अनुभव, जो उनके दैनिक जीवन से जुड़े हों, जो उनकी डेली लाइफ में उपयोग हों, तो ऐसे अनुभव करवाओगे तो बच्चा सही से सीखेगा। तो क्या होगा इसका, ए आंसर होगा करेक्ट, ठीक है, क्या होगा, ए आंसर। चलो, एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूबिक तैयार करता है। मतलब शिक्षक समूह कार्य करवाना है, सहयोग के आकलन के लिए, मतलब सहयोग आपस में करके सीख सके, एक तैयार करवाता है। कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए, मतलब 3 होना चाहिए, एक नहीं। देखो भागीदारी होना चाहिए बच्चों की, तभी तो होगा, सहयोग भी होना चाहिए, नेतृत्व भी करेंगे वे लोग, लेकिन हथबंदी, तुम्हें उनको हथबंदी एक समूह में बांधना नहीं है कि तुम्हें बच्चे यही सीखना है, उनको खुले विचार देना है, ठीक है। तो ये तरीका नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, बी आंसर। चलो इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्योहार मनाने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा त्योहार है जो बच्चे क्या है, संज्ञानात्मक, मतलब क्या होता है, उनके ज्ञान को बढ़ावा दे, उनकी सोचने समझने शक्ति को बढ़ावा दे, के साथ साथ सामाजिक भावनाओं को भी वो समझ सकें। तो कौन सा अवसर प्रदान करना चाहिए, प्रयोग करना गलत हो जाएगा, साक्षात सर्वेक्षण, क्योंकि वो पानी के विषय से संबंधित त्योहार मनाते हैं, तो वहां बच्चों को लोकगीत सुनाने और गाना के लिए प्रोत्साहित करना। अगर लोकगीत समझ, उनको बहुत सारे लोकगीत प्रचलित रहे ना जल के संबंध में, तो वो क्या करेंगे, सामाजिक भावना से अपने आप को जोड़ लेंगे। तो क्या होगा इसका आंसर, ये होगा, ठीक है। चलो इसमें बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा। बिल्कुल सही बताया, क्या होगा, बिल्कुल सही है। देखो समझना ध्यान से, ईबीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय
सीमाओं को तोड़ने में कौन सा प्रभावी होगा? मतलब ईवीएस में किसी समस्या या चिंतन से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में समस्या कोई भी है ईवीएस में, जैसे पेड़ों की समस्या होती है, पेड़ कट रहे हैं, जल प्रदूषित हो रहा है, ठीक है, उसके बाद जानवर मर रहे हैं, तो ऐसी समस्याओं की क्या करना है आपको? निदान करना है कि हम इनका बचाएं कैसे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा, व्याख्यान भाषण नहीं देना है, लेक्चर फिल्म नहीं, तो सबसे अच्छा काम होगा समूह चर्चा। आपको बच्चों को समूह में बैठाना है, फिर उस पर वाद विवाद करना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उसका सॉल्यूशन भी बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, बिल्कुल शानदार। चलिए अब आप बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट। ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा? बताओ कौन से आयोजित करके क्या विकसित किया जाएगा? कोई बताएगा कौन सा विकसित करेंगे अपन? प्रयुक्त कौन सी प्रक्रिया को कौशल, जो टैलेंट रहता है वो हमें क्या करना चाहिए? विकसित करना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? याद रखने का कौशल ये गलत होगा। दृश्य कौशल, पहचानने, सबसे यही अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। क्या करना चाहिए आपको? ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ावा देना चाहिए। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है कि बच्चे चीजों के बारे में ऑब्जर्व कर सकें कि यार इसमें क्या हो रहा है, ऐसा प्रदूषण क्यों हो रहा है, या पेड़ पौधे क्यों कट रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रहा है, बीमारी क्यों फैल रही है। ऑब्जर्वेशन ये आपको जो स्किल है इसको डेवलपमेंट करना चाहिए बच्चों में, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन की जो स्किल है उसको डेवलपमेंट करो। चलो इतना बताएं। लास्ट का आज का लास्ट क्वेश्चन, कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? कोई बताएगा? मतलब क्या कर रहा है? ईवीएस को पढ़ा रहा है बच्चे, मतलब जो कक्षा में है, तो बताओ एक तरीका से अपनाना चाहिए विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना, तो कौन से बचना चाहिए बताओ? इसका सही आंसर बताओ। बिल्कुल सही है। क्या होगा इसका आंसर? क्या बता रहे हैं आप लोग? चलो देखो बचना चाहिए, तो देखो समूह चर्चा में तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, बचना नहीं है। स्कूल आधारित आकलन में भी प्रोत्साहित करना, सामुदायिक स्थानों का भ्रमण करना, लेकिन विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना, इससे बचना चाहिए। तो मैं बच्चों को डराना नहीं है कि नहीं तुम्हें तो सही आंसर देना पड़ेगा। अगर वो गलत दे रहा है तो उनको समझाओ कि क्यों गलत दे रहा है, और आप खुद समीक्षा करो कि इन्होंने गलत क्यों किया है। कुछ ना कुछ रीजन होगा अगर उन्होंने गलत किया है, या तो उन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा या आपने पढ़ाया नहीं होगा सही से, ठीक है। तो ये होगा आपका बी। चलो आज का ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब बताएं आपको सेशन कैसा लगा है? अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है, ठीक है। आपको बताना सेशन कैसा लगा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाल विकास का भी आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद सभी को।